इस गहरी बातचीत में स्वागत है। आज हम मिशेल फूको की मशहूर किताब डिसिप्लिन एंड पनिश के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात कर रहे हैं। हाँ, वो हिस्सा जो इलीगैलिटीज एंड डिलिंक्वेंसी यानी अवैधताएं और अपराध पर है। बिल्कुल। हमारे पास जो अंश है वो जेल व्यवस्था, उसकी जो लगातार आलोचना होती आई है और समाज पर उसके असर का विश्लेषण करते हैं। आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि जेलों की शुरुआत से ही, मतलब एकदम शुरू से ही, उनकी इतनी आलोचना क्यों होती रही है। और ये आलोचना रुकी भी नहीं है ना? हाँ, वही तो। और फूको का ये जो सोचने पर मजबूर करने वाला तर्क है कि जेलें अपराध खत्म करने के बजाय शायद एक खास तरह की अपराधिता, डिलिंक्वेंसी को पैदा करती हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या जेलें असल में नाकाम हैं या उनकी नाकामी ही उनकी असली कामयाबी है? एग्जैक्टली क्या वो इसलिए कामयाब है क्योंकि वो एक खास किस्म का, मतलब एक नियंत्रित किस्म का अपराधी बनाती है? फूको के स्रोत हमें इसी दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो इन दस्तावेजों को देखें तो साफ पता चलता है कि जेलों के शुरू होते ही करीब 1820 से 1845 के बीच ही, हाँ। उस शुरुआती दौर में ही उनकी जबरदस्त आलोचना शुरू हो गई थी। और कमाल की बात यह है कि जो शिकायतें तब थीं, वही आज भी हैं, कमोबेश। बिल्कुल। आखिर वो मुख्य शिकायतें थी क्या? मतलब लोग क्या कह रहे थे उस वक्त? हाँ, ये बात बिल्कुल साफ उभर कर आती है। उस शुरुआती दौर में कई बड़ी खामियां पहचानी गईं। पहली और सबसे बड़ी दिक्कत तो साफ थी क्या? कि जेलें अपराध कम करने में नाकाम थी। सीधी सी बात। अच्छा। हिसाब किताब बताते हैं कि आप जेलों की संख्या बढ़ा लो, उनमें सुधार कर लो, सजा के तरीके बदल दो, लेकिन अपराध की संख्या वहीं की वहीं। या तो वहीं रहती थी या बढ़ जाती थी। फ्रांस का उदाहरण दिया गया है, जहां एक वक्त पर सोचिए 1 लाख से ज्यादा लोग सरकारी नियंत्रण में थे। 1 लाख? हाँ, फांसी, सख्त सजाएं, जेल, पुलिस हिरासत, सब मिलाकर। लेकिन नतीजा, अपराध कम नहीं हो रहा था और बढ़ रहा था शायद। खासकर बार बार अपराध करने वालों की तादाद, रेसिडिविज्म जिसे कहते हैं, हाँ। वो बढ़ रही थी। तो मतलब जिस मकसद के लिए जेलें बनी वही पूरा नहीं हो रहा था। बिल्कुल नहीं। अपराध रुकने के बजाय बढ़ रहा था, खासकर ये बार बार होने वाला अपराध। तो ये पहली बड़ी आलोचना थी। और दूसरी इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली थी। वो क्या? वो ये कि खुद जेल ही बार बार अपराध करने की वजह बन रही थी। क्या मतलब? जेल वजह बन रही थी। हाँ। यानी जो लोग जेल से छूटते थे, उनके वापस जुर्म की दुनिया में जाने का खतरा बहुत ज्यादा होता था। अच्छा। शुरुआती आंकड़े तो चौंकाने वाले थे। जेल से छूटने वालों का एक बड़ा हिस्सा, कभी कभी 1/3 से भी ज्यादा, 1/3? हाँ, वापस अपराध की दुनिया में पहुंच जाता था। और ये समस्या वक्त के साथ बढ़ती ही गई। ओह। उस जमाने के आंकड़े साफ दिखाते हैं कि जेल से छूटा हुआ कैदी समाज के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है, पहले से भी ज्यादा। तो मतलब जो चीज अपराध रोकने के लिए बनी थी वो उसे और बढ़ावा दे रही थी। ये तो बहुत ही अजीब बात है ना? बिल्कुल उल्टा असर। इन आलोचनाओं में एक और बात थी शायद कि जेल का माहौल ही अपराधियों को बनाता है, कुछ ऐसा? बिल्कुल। ये तीसरी बड़ी आलोचना थी कि जेल का पूरा माहौल, उसका ढांचा ही ऐसा है जो अपराध को पनपने में मदद करता है। कैसे? देखिए, कैदियों को जिस तरह अलग थलग रखा जाता है, समाज से एकदम काट दिया जाता है, उन्हें अक्सर बेकार के कामों में लगाया जाता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये सब उन्हें समाज में दोबारा सही ढंग से जीने के लिए तैयार नहीं करता। हाँ, ये तो समझ आता है। एक आलोचक ने तो इसे साफ शब्दों में कहा था, ये अप्राकृतिक, बेकार और खतरनाक जीवन है जेल का। खतरनाक जीवन? हाँ, जेलें दावा तो करती थीं कि वो कैदियों को सुधारेंगी, उन्हें अनुशासित करेंगी, डिसिप्लिन देंगी, लेकिन हो उल्टा रहा था। लेकिन हकीकत में वो अपराध का स्कूल बनती जा रही थी, तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड। ये सब सुनने के बाद दिमाग में सवाल आता है कि जेल असल में ये अपराधी बनाने का काम करती कैसे है। मतलब फूको के विश्लेषण के मुताबिक ऐसा क्या होता है जेल के अंदर कि इंसान सुधरने के बजाय और पक्का अपराधी बन जाता है? हाँ, यही फूको का विश्लेषण गहरा उतरता है। वो कहते हैं कि जेल सिर्फ नाकाम नहीं होती, बल्कि वो जानबूझकर या अनजाने में एक खास किस्म की अवैधता, जिसे वो अपराधिता कहते हैं, हाँ, डिलिंक्वेंसी, उसे बनाती है, उसका उत्पादन करती है। बनाती है। ये कैसे मुमकिन है? इसके कई तरीके हैं। पहला तो वही जिसकी हमने अभी बात की, कैदियों को समाज से पूरी तरह काट देना, अलगाव। हाँ, अलगाव, उन्हें बिल्कुल बेकार महसूस कराना।
इससे बाहर निकलकर उनके लिए दोबारा नॉर्मल जिंदगी शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। फिर आता है जेल के अंदर का माहौल, वहाँ जो ताकत का गलत इस्तेमाल होता है। अफसरों का। हाँ, अफसरों का भ्रष्टाचार, मनमानी, ये सब कैदियों के मन में जबरदस्त नाइंसाफी का एहसास भर देता है। गुस्सा पैदा करता होगा। बिल्कुल। एक पुरानी रिपोर्ट में लिखा था कि कैदी के मन में नाइंसाफी का एहसास उसके चरित्र को बिगाड़ने का सबसे बड़ा कारण है। अच्छा। जब कैदी देखता है कि उसे वो सजा मिल रही है जो कानून ने तय भी नहीं की, या उससे बुरा बर्ताव हो रहा है, तो वो पूरे सिस्टम को ही अपना दुश्मन मान लेता है। वो ये नहीं सोचता कि उसने गुनाह किया था, बल्कि वो मानने लगता है कि न्याय ही गलत है, सिस्टम ही खराब है। ये तो खतरनाक सोच है। और ऊपर से जेल के कर्मचारी अक्सर नाकाबिल होते थे, ऐसा कहा गया है। कैदियों के शोषण की खबरें आम थी। शोषण किस तरह का? जेल के काम को लेकर उन्हें खरीदे हुए गुलाम तक कहा गया है कुछ दस्तावेजों में। मतलब उनका लेबर सस्ते में बेचा जाता था। ओह। तो ये सब मिलकर कैदी के मन में गुस्सा और बगावत भरता है सिस्टम के खिलाफ। तो अकेलापन, बेकार होना, नाइंसाफी, भ्रष्टाचार, ये सब मिलकर कैदी को तोड़ता है। और क्या तरीके थे जिससे वो अपराधी बनता था? एक और बहुत बहुत अहम तरीका है, वो है अपराधियों के बीच गठजोड़ बनवाना। जेल के अंदर? हाँ, जेल एक ऐसी जगह बन जाती है जहां छोटे बड़े अपराधी मिलते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, अपने गिरोह बनाते हैं। अच्छा। फूको ने पाया कि दस्तावेज साफ कहते हैं, जेल अपराधियों के एक ऐसे समूह को संगठित करती है जो एक दूसरे के प्रति वफादार होते हैं। वफादार? हाँ, और भविष्य में किसी भी जुर्म के लिए एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहते हैं। अरे बाप रे। सोचिए, उस जमाने में समाज में 20 लोगों के भी इकट्ठा होने पर पाबंदी थी, लेकिन जेलों में सैकड़ों अपराधी एक साथ रहते थे। हाँ, ये तो है। साथ काम करते थे, खाते पीते थे, सोते थे। एक तरह से ये अपराध की छावनी बन जाती थी। बैरक्स ऑफ क्राइम, अपराध की छावनी, जहाँ ट्रेनिंग मिलती है। बिल्कुल, जहां नए अपराधी पुरानों से जुर्म के नए तरीके सीखते थे, और शायद सबसे जरूरी, समाज को दुश्मन मानना सीखते थे। ये तो सच में अपराध का स्कूल लग रहा है फिर तो। है ही? और जब ये पढ़े लिखे अपराधी, अगर इन्हें ऐसा कह सकें, जेल से बाहर आते थे, तब क्या होता था? क्या उन्हें मौका मिलता था सुधरने का? समाज उन्हें अपनाता था? यहीं पर चौथा और शायद सबसे क्रूर तरीका काम करता है। वो क्या है? रिहाई के बाद भी पीछा न छोड़ने वाला कलंक और निगरानी, स्टिग्मा और सर्वेलेंस। निगरानी मतलब पुलिस की नजर? हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि रिहा हुए कैदियों के लिए हालात ऐसे बना दिए जाते थे कि उनके लिए दोबारा अपराध करना लगभग मजबूरी बन जाए। मजबूरी? कैसे? उन पर पुलिस की लगातार नजर रहती थी। उन्हें कहीं भी आने जाने के लिए खास कागज, पासपोर्ट दिखाने पड़ते थे। अच्छा। और उन कागजों में उनकी सजा का जिक्र होता था। अब सोचिए, कौन ऐसे आदमी को काम देगा? कोई नहीं देगा, ये तो साफ है। बिल्कुल। रुएन शहर के एक सुनार की कहानी मिलती है। वो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया था। उसने अदालत में बताया कि कैसे जेल से छूटने के बाद उसे काम करने से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि वो साबिक कैदी था। तो वो क्या करता फिर? पुलिस ने उसे शहर छोड़कर कहीं और जाने की इजाजत भी नहीं दी। अरे। नतीजा, वो भूख और लाचारी में घिर गया और हताश होकर उसने फिर चोरी की। ओह नो। उसने कहा था, मुझे मायूसी ने घेर लिया था, मैं दोबारा एक ईमानदार आदमी बनना चाहता था, लेकिन निगरानी ने मुझे वापस बदकिस्मती में धकेल दिया। ये तो भयानक है। हाँ, मतलब निगरानी जो शायद अपराध रोकने के लिए थी, हाँ, दिखाने के लिए तो वही था। वही उसे दोबारा अपराध करने पर मजबूर कर रही थी। बिल्कुल। ये सिस्टम खुद ही अपराधी पैदा कर रहा था या उन्हें वापस अपराध में धकेल रहा था। और कोई पहलू था इसका? हाँ, आखिर में एक और पहलू है जिसका जिक्र मिलता है, परिवारों की तबाही। परिवारों की? कैसे? सोचिए, जब घर का कमाने वाला सदस्य जेल चला जाता है, अक्सर मर्द, तो उसका पूरा परिवार वो तो बिखर जाता होगा। हाँ, अक्सर गरीबी और भूखमरी की कगार पर पहुंच जाता है। बच्चे बेसहारा हो जाते हैं, आवारागर्दी और छोटे मोटे अपराधों की तरफ बढ़ सकते हैं, भीख मांगने लगते हैं। इस तरह अपराध एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच सकता है। वाह, तो ये तो एक पूरा दुष्चक्र है, विशिष्ट साइकिल। बिल्कुल। जेल आपको समाज से काटती है, अंदर नाइंसाफी और अपराध सिखाती है, बाहर निकलने पर आप पर ठप्पा लगा देती है और ईमानदारी से जीने के रास्ते बंद कर देती है। हाँ, और परिवार को भी तबाह कर सकती है। ये सब सुनकर तो लगता है जेल एक बहुत बड़ी भयानक भूल थी, एक पूरी तरह नाकाम संस्था। पहली नजर में तो यही लगता है। लेकिन अगर ये इतनी नाकाम थी तो 150 साल से ज्यादा वक्त से टिकी कैसे हुई है? ये सवाल परेशान करता है। हाँ।
और यहीं पर फूको का वो सबसे चौंकाने वाला तर्क आता है ना? बिल्कुल। यहीं फूको का विश्लेषण एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है। वो कहते हैं कि शायद जेल अपने असली मकसद में नाकाम नहीं हो रही है। असली मकसद वो क्या है? शायद जेलें अपराधिता, डिलिंक्वेंसी पैदा करने में बेहद कामयाब हैं। 1 मिनट, अपराधिता पैदा करने में कामयाब? ये कामयाबी कैसे हो सकती है? ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। हाँ, सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन फूको के तर्क को समझिए। वो क्या कह रहे हैं? बताइए। वो कहते हैं कि अपराधिता, डिलिंक्वेंसी समाज में फैली हर तरह की अवैधता का, मतलब हर किस्म के गैर कानूनी काम का एक खास, सीमित और सबसे जरूरी संभाला जा सकने वाला रूप है। मैनेजेबल फॉर्म। संभाला जा सकने वाला कैसे? सोचिए, ये जो अपराधिता है, ये समाज में एक खास समूह को अलग कर देती है। अपराधी, डिलिंक्वेंट्स। हाँ, उन्हें लेबल कर दिया जाता है। बिल्कुल, जिन्हें बाकी लोगों से अलग माना जाता है, एक तरह से बीमार या बिगड़ा हुआ, उन्हें खास निगरानी में रखा जा सकता है। दूसरा, ये एक बंद दुनिया बनाती है जिसे हम अंडरवर्ल्ड कह सकते हैं। अच्छा। जिस पर नजर रखी जा सकती है, जिसे समझा जा सकता है और कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, पुलिस के लिए, सिस्टम के लिए। ओके। और तीसरा, ये जो अपराधिता है, छोटे मोटे अपराध, चोरी, डकैती, ये समाज के लिए उन दूसरे तरह के अवैधताओं से कम खतरनाक होती है जो ज्यादा व्यापक या राजनीतिक हों। जैसे बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी, बड़े स्कैम्स या सरकार के खिलाफ संगठित विरोध प्रदर्शन। हाँ, वो ज्यादा बड़ा खतरा हो सकता है सिस्टम के लिए। बिल्कुल। तो इस अपराधिता को संभालना व्यवस्था के लिए ज्यादा आसान है, ये कम डिस्टर्बिंग है। तो आप कह रही हैं कि जेल एक तरह से समाज में मौजूद हर तरह के गलत कामों को फिल्टर करती है। हाँ, एक तरह से। और उसमें से एक खास किस्म की बुराई, अपराधिता को छांट लेती है, उसे एक शक्ल देती है। बिल्कुल। और फिर उसी पर ध्यान केंद्रित करती है क्योंकि उसे संभालना आसान है। हाँ, फूको का तर्क इसी दिशा में जाता है। वो कहते हैं कि जेल इस व्यापक अवैधता और इस केंद्रित अपराधिता के बीच एक तरह के कब्जे या धुरी, हिंज का काम करती है। कब्जा, हिंज मतलब वो इन दोनों को जोड़ती भी है और अलग भी करती है। वो अपराधिता को बाकी गैर कानूनी कामों से अलग करती है, उसे परिभाषित करती है। अच्छा। और इस तरह कानूनी और गैर कानूनी के बीच की लकीर को और पक्का करती है। दस्तावेज कहते हैं जेल इन दो तंत्रों का कब्जा है। ये जेल और उससे जुड़ा पूरा निजाम, जिसे फूको कारागार प्रणाली, कार्सरल सिस्टम कहते हैं, ये इस अपराधिता को एक दायरे में बांध देता है। और आपने कहा ये कारागार प्रणाली सिर्फ जेल की इमारतें नहीं है, सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये सिर्फ पत्थर की दीवारें, ताले, पहरेदार और सजा नहीं है। तो फिर क्या है? इसमें वो सारी सोच, सारा ज्ञान, जैसे अपराध शास्त्र, क्रिमिनोलॉजी, सारे कानूनी और सामाजिक तर्क शामिल हैं, जो मिलकर तय करते हैं कि अपराधिता क्या है, अपराधी कौन है और उससे कैसे निपटना है। अच्छा, तो इसमें एक्सपर्ट्स भी शामिल है? हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, जज, वकील, ये सब शामिल हैं जो इस अपराधी की पहचान बनाते हैं, उसे परिभाषित करते हैं। फूको का तर्क है कि ये पूरा सिस्टम अपनी तमाम जाहिर नाकामियों और लगातार आलोचनाओं के बावजूद इसलिए जिंदा है। हाँ। क्यों? क्योंकि ये समाज में फैली अनगिनत अवैधताओं को संभालने का एक अहम काम करता है। अच्छा। और ये काम वो करता है अवैधता का एक खास, नियंत्रित और कम खतरनाक रूप बनाकर, जिसे हम अपराधिता कहते हैं, डिलिंक्वेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग कहते हैं कि जेलें अपराध कम करने में फेल हो गई हैं, वो शायद असल मुद्दे से भटक रहे हैं। फूको के हिसाब से हाँ, वो नाकामी के पहलू पर ही अटके हैं। उनके हिसाब से जेलें एक खास किस्म का अपराधी, डेलिंक्वेंट बनाने में कामयाब है। हाँ, जिसे व्यवस्था आसानी से पहचान सकती है और नियंत्रित कर सकती है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो जेल का लगातार बने रहना, उसकी इतनी सारी साफ कमियों के बावजूद, यही इशारा करता है क्या? कि ये सिर्फ सजा देने या अपराध कम करने से कहीं ज्यादा कुछ करती है। इसका एक गहरा छिपा हुआ फंक्शन है। और वो फंक्शन है अवैधताओं को मैनेज करना। हाँ, समाज के अंदर गैर कानूनी कामों को एक ढांचा देने और उन्हें संभालने में मदद करना। और ये कैसे होता है? अपराधी की ये अलग थलग, एक तरह से बीमार मानी जाने वाली श्रेणी बनाकर। तो इस नजरिए से देखें तो जेल की नाकामी ही शायद उसकी असली कामयाबी है। यही फूको का सबसे रैडिकल और सोचने पर मजबूर करने वाला पॉइंट है। तो फूको के ये अंश हमें जेलों के बारे में बिल्कुल नए और सच कहूं तो कुछ हद तक परेशान करने वाले ढंग से सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ,
ये आरामदायक सोच नहीं है। उन्हें सिर्फ नाकाम संस्थाओं की तरह न देखें, बल्कि शायद ऐसी व्यवस्थाओं के तौर पर देखें जो बड़ी कामयाबी से एक खास किस्म की अवैधता, अपराधिता को बनाती हैं और संभालती हैं। और ये भी कि आलोचनाएं उतनी ही पुरानी हैं जितनी खुद जेलें, फिर भी ये निजाम कायम है। क्यों? ये सवाल बना रहता है। बिल्कुल। ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है। अगर जेलें और ये पूरा कारागार निजाम इस तरह से अपराधिता को गढ़ता है, उसे बनाता है, हाँ। तो इसका हमारे समाज के अपराध को देखने, समझने और उससे निपटने के तरीकों पर क्या असर पड़ता है? मतलब हम अपराधी को कैसे देखते हैं? हाँ। और ये सोच हमारी नीतियों को, हमारे व्यवहार को कैसे तय करती है? क्या हम उस अपराधी को सुधारने की सोचते हैं या सिर्फ मैनेज करने की? ये बहुत गहरे सवाल हैं और हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। अगर हम फूको के इस नजरिए को, इस विश्लेषण को गंभीरता से लें, तो क्या हम जुर्म और गलत कामों से निपटने के ऐसे तरीके सोच सकते हैं जो इस तरह अपराधियों का एक अलग बदनाम तबका बनाने पर टिके न हो? हाँ, क्या कोई और रास्ता हो सकता है? कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो नुकसान की भरपाई करे, बिना उन पहचानों और व्यवहारों को और मजबूत किए जिन्हें वो रोकने का दावा करती है? ये यकीनन एक मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल। पर फूको का विश्लेषण हमें इस पर सोचने के लिए उकसाता जरूर है। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है।